जी हजरात, लेक्चर नंबर 95 करो भाई शुरू। ये पिछली क्लास में प्रेफरेंस शेयर वाले नोट्स बांटे थे, ये किसी के पास ना हो तो बता दे, दूसरे वाले नोट्स भी मुझे दे दो भाई। अभी जरा पॉज करो, जरूरत नहीं है, आप व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें। अच्छा भाई, ये लास्ट क्लास के अंदर बात हुई थी, इसको जरा देख लें। बिजनेस में जो फाइनेंस प्रोवाइडर होते हैं, जो पैसे देते हैं, वो एक तो होते हैं एक होते हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के साथ इरिडीमेबल लिखा हुआ है ना, इसका मतलब इनको हमने कैपिटल वापस नहीं करना। फिर बैंक से आप लेते हैं लोन, थोड़ा नीचे होकर गुजरो, बैंक से लेते हैं लोन, लोन तो वापस करना होता है। इसी तरह कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जिनको हमने पैसे वापस कर देने होते हैं, रीडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है जी। तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की तरह ये वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं क्योंकि इन्हें पैसे वापस, और बैंक लोन की तरह ये वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं क्योंकि इन्हें पैसे रीडीम वापस कर देने। क्लियर? अब ये लोग भी पैसा मांगेंगे, ये लोग भी बिजनेस से रिटर्न मांगेंगे, ये लोग भी रिटर्न मांगेंगे, ये भी रिटर्न मांगेंगे। इन तीनों का शेयर प्रीमियम रिटेन अर्निंग तो हटाएं, इन तीनों का रिटर्न फिक्स होता है। इन तीनों का रिटर्न, इन दोनों को जो पेमेंट्स जाती हैं उसका नाम इंटरेस्ट और डिविडेंड होता है, और इन दोनों को जो पेमेंट्स जाती हैं वो P&L में फाइनेंस कॉस्ट में माइनस होती हैं। इसको इंटरेस्ट जाता है लेकिन है फाइनेंस कॉस्ट ही, इसको डिविडेंड जाता है लेकिन है, तो ये लोन की तरह की चीज है, 100% कोई फर्क नहीं है। लोन की जगह आता है बैलेंस शीट में, P&L में भी इंटरेस्ट के साथ आ जाता है। और वो शेयर होल्डर्स जिनको हमने ऑर्डिनरी पे प्रेफरेंस देनी है, इनको सबसे पहले पैट जब इधर आके पार्क हो जाएगा तो स्टेटमेंट इन इक्विटी में अर्निंग सबसे पहले इनको बांटेंगे, डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अगर कोई प्रॉफिट बच गए तो किनको बांटेंगे? ऑर्डिनरी। लेकिन ये बचा कुचा प्रॉफिट बांटेंगे, ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। क्लियर? ये कहां नजर आएंगे? बैलेंस शीट में, इक्विटी में। ये कहां नजर आएंगे? इंटरेस्ट और डिविडेंड इनका फाइनेंस कॉस्ट में, P&L में। और इन दोनों को जो पैसे देंगे वो इनको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, उसके बाद इनको प्रेफरेंस दी जाएगी, सबसे एंड पे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को। क्लियर? MCQ नंबर 14 करें। ये खांसी सारी कर लें जिसने करनी है, फिर हम क्लास शुरू करने लगे हैं। ओमी, ओमी क्या? आप लोग सीरियस हो जाते हैं। कौन सा MCQ नंबर? MCQ 14, पेज नंबर 211। क्या चाहिए? हाँ जी, उधर जाओ, पढ़ें यार जल्दी जल्दी। MCQ। आयरन लिमिटेड हैज 5% ऑफ 30 मिलियन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। आयरन लिमिटेड हैज बोले 5% ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस, 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ₹30 मिलियन, ₹30 मिलियन। भाईजान ये सरमाया है, ये इसका डिविडेंड नहीं है, ये सरमाया है। तो इनका कितना रिडीमेबल शेयर? ये लोन है, एक तरह का लोन है, और जिसको हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इशूड डिवेंचर्स, इशूड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर? इनको रखती है कॉपीज? ठीक है जाए। हाउ शुड द प्रेफरेंस कैपिटल एंड प्रेफरेंस, हाउ शुड द प्रेफरेंस कैपिटल, हाउ शुड द प्रेफरेंस कैपिटल एंड प्रेफरेंस डिविडेंड बी प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? प्रेफरेंस कैपिटल कहां आने और प्रेफरेंस डिविडेंड कहां आने, बता दें जी। ऑप्शन नंबर कौन सी सही है? प्रेफरेंस कैपिटल इक्विटी में तो नहीं आता, तो ये आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। प्रेफरेंस कैपिटल इक्विटी में आता, ये भी आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। प्रेफरेंस कैपिटल लायबिलिटी में आएगा, आगे पढ़ लेते हैं। डिविडेंड, ये भी गलत है। प्रेफरेंस कैपिटल लायबिलिटीज में आएगा और इसका डिविडेंड P&L में। प्रेफरेंस कैपिटल इधर आएगा और इसका डिविडेंड P&L में। डिविडेंड इसका होगा 30 × 5%। कितना हो गया? 1.5। वैसे ही मैं आपके समझने के लिए सिर्फ लिख रहा हूं 1.5। तो यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ MCQ नंबर 14। ऐसे ही शो करने के लिए पा रहा हूं इधर से। ये MCQ 14 में मैंने आपको शो कर दिया। ओके,
एक और पेज भी था किताब का जहां डिफरेंसेस दिए हुए हैं, वो जरा पेज बताएं जहां मैंने कहा था ये वाला सफा नोट कर लें। वो पेज बताएं जहां ये वाला सफा नोट करने को कहा था जी। अच्छा, लास्ट क्लास में कुछ हजरात नहीं आए थे तो ये वाला सफा उनके पास नहीं है, तो वो बता दें कौन से हजरात हैं। ये वाला इधर पीछे पड़ा हुआ है, लास्ट में ले लेना जी। जी लास्ट क्लास में कुछ हजरात नहीं आए थे, ये वाला सफा और बचे हैं। अच्छा भाई, सारे हजरात अब अटेंटिव हो जाएं। लास्ट क्लास में ये पेज बांटा गया था, सारे अटेंटिव रहें भाई इधर और बातें खत्म कर दें। रॉयल फैन इज इन नीड ऑफ मनी, होंडा वांट टू इन्वेस्ट मनी। हमारी जो सबसे पहली क्लास थी उसमें हमने क्या किया था, होंडा परचेज शेयर्स, होंडा मेड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। शेयर खरीदे, होंडा ने शेयर खरीदे। शेयर खरीदने की एंट्री बताएं क्या थी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर डेबिट कैश क्रेडिट। यार ये कुछ लोग नहीं देख रहे यार, हाथ होगी भाई। हमारी पहली क्लास होंडा वांट टू इन्वेस्ट मनी, होंडा ने पैसा इन्वेस्ट करना है। होंडा परचेज्ड शेयर्स, होंडा मेड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, शेयर खरीदे। इन्वेस्टमेंट इन शेयर डेबिट शॉर्ट टर्म के लिए हैं तो एफवीटीपीएल पे रखे जाएंगे, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए हैं और एफवीटीओसीआई पसंद कर लें इररिवोकेबली तो एफवीटीओसीआई इलेक्ट कर लें, वरना डिफॉल्ट कैटेगरी एफवीटीपीएल मौजूद है। ये कौन सा लेक्चर था, लेक्चर 1 डन। इसके बाद हमने लेक्चर 2 और 3 किया था। उसके अंदर हमने क्या किया था, उसमें भी हमने यही कहा था, होंडा वांट टू इन्वेस्ट मनी। होंडा अपनी क्या करना चाहते हैं हजरात, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो होंडा जब इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो पेपर में कैसे लाइन आया करेगी, होंडा परचेज डिबेंचर्स, होंडा परचेज डेट इंस्ट्रूमेंट्स, होंडा परचेज लोन नोट्स, होंडा मेड इन्वेस्टमेंट इन डेट, हत्ता के होंडा परचेज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ये बंदा इशू करेगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और ये परचेज करेगा, जो मर्जी आ जाए। लोन दिया, डिबेंचर बाय किए, लोन दिया। अच्छा जी, अब बता दें शेयर खरीदने की क्या एंट्री थी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर डेबिट, और डिबेंचर खरीदने की एंट्री इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट कैश क्रेडिट। क्लियर, यहां तक कितने लोगों को बात पता है सारी। अच्छा, अब भाईजान इधर 3 मॉडल थे। अमोर्टाइज कॉस्ट, जिसमें हम वो 4 कॉलम बनाते थे। एफवीटीओसीआई में 3 कॉलम और डलते थे वर्किंग में, एक फेयर वैल्यू गेन एज ऑन वाला, गेन फॉर द ईयर वाला, और एक एफवीटीपीएल जिसमें टी अकाउंट बन जाता था। ठीक है, इसमें जो इंटरेस्ट था वो इफेक्टिव नहीं आता था, वो इंटरेस्ट हमेशा निकलता था प्रिंसिपल वैल्यू पे रेट लगा के, और उसकी एंट्री होती थी कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। ये 3 मॉडल हैं। अच्छा, कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट और बिजनेस मॉडल टेस्ट। अगर आप 6000 और 48,500 में इंटरेस्टेड हैं, कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, और बिजनेस मॉडल है आपका टू होल्ड टिल मैच्योरिटी, तो आप किस पे रख लें, अमोर्टाइज कॉस्ट पे रख लें। कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट और बिजनेस मॉडल टेस्ट, इन दोनों से गुजारें। कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट क्या मतलब, 6,000 और 48,500। एफवीटीओसीआई, एफवीटीओसीआई क्या कहता है कि आपने कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट क्या है कि मुझे 6,000 और 48,500 चाहिए, और मैं होल्ड भी करना चाहता हूं, लेकिन अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल आई तो बेच भी दूंगा। तो फिर कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट और बिजनेस मॉडल टेस्ट, बिजनेस मॉडल होता है नियत में सेल, मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी निकले बेच भी दूंगा, तो मैं किस पे रखूंगा, एफवीटीओसीआई पे। और अगर मेरी नियत है बेचने की सिर्फ, तो मैं किस पे रखूंगा, एफवीटीपीएल पे। लेकिन अगर मेरा दिल चाहे तो जो चीजें अमोर्टाइज कॉस्ट पे जा सकती हैं उनको पहले दिन ही एफवीटीपीएल पे रख लूं, लेकिन वो रखना इररिवोकेबल होगा। ये बात कितना लोगों को याद थी, वो रखना क्या होगा, इररिवोकेबल होगा। इसी तरह मैंने शेयर खरीदे हैं, सॉरी डिबेंचर खरीदे हैं टू रिसीव 48,500 एंड 6,000, प्लस होल्ड करना चाहता हूं टिल मैच्योरिटी, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी निकला तो बेच भी दूंगा, तो रखना तो एफवीटीओसीआई पे चाहिए, लेकिन अगर दिल चाहे तो इररिवोकेबली आप कहां चले जाएं,
लेकिन पड़ गए एफईटीपीएल पे फिर वापस नहीं आ सकते। डन। और आखिरी चीज क्या थी? रॉयल फैन इशूड डिवेंचर्स। अगर हम परचेज कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा होगा? रॉयल फैन इशूड डिवेंचर, इशू लोन नोट्स, इशू बॉन्ड, इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो लोन लिया या डिवेंचर इशू किए, इसके अंदर क्या एंट्री होगी जी? कैश डेबिट लोन क्रेडिट, कैश डेबिट लोन क्रेडिट। इसमें एक मॉडल पढ़ लिया था हमने अमोर्टाइज कॉस्ट लेक्चर नंबर 4 में, और आज लेक्चर नंबर 5 में हम इसका पढ़ेंगे एफईटीपीएल। ये एफईटीपीएल इसका रह गया था, सिर्फ हमने ये पढ़ना है आज। ओके ये यार मिटा दो। आज हाँ हाँ लिखा हुआ था उसके ऊपर 88 था 88। अच्छा भाई मुझे ये बताएं कि यस और नो में जवाब दें। लाइबिलिटी बिक सकती है? 15 से 20 मिनट आपकी टेंशन चाहिए होगी काफी। लाइबिलिटी बिक सकती है? जी बिल्कुल, लाइबिलिटी बिक सकती है। मिसाल के तौर पे मैंने 88 था उसका, मैंने सर आसिफ को कहा कि सर आसिफ भाई मैं जो है वो जा रहा हूं तुर्की, बाय बाय अल्लाह हाफिज, ठीक है। अच्छा अब जो है वो मैं जा रहा हूं तुर्की, बाय बाय अल्लाह निगहबान। मेरा जो घर है, घर एसेट, वो भी मैं आपको बेच रहा हूं, आपने खरीदना खरीद लें। उन्होंने कहा ठीक है। मेरा जो घर है मैं वो भी आपको बेच रहा हूं, और कुछ मेरी लाइबिलिटीज भी हैं, वो भी आपको मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। अगर आपको बिग अच्छा लफ्ज़ नहीं लग रहा तो बिग की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ट्रांसफर। भाई खामोश नहीं। तो लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दी मैंने, लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दी। उसमें मैंने आपको कहा सरासे का भाई ये घर भी आप खरीद लें, और 3 महीने का बिजली का बिल मैंने नहीं दिया हुआ। वैसे भी गर्मियां थी, बिल काफी ज्यादा आ रहा था, तो मैं बस चुप करके ना बस लंगाई जा रहा था काम। तो 3 महीने से मैंने बिजली का बिल भी नहीं दिया हुआ। जब मैंने 3 महीने से बिजली का बिल नहीं दिया हुआ तो ये मेरे पे लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी भी मैं आप पर फेंकता हूं। तो उन्होंने कहा नेट कर के कोई ना कोई प्राइस करके तय होगी, तो लाइबिलिटीज भी मैंने उन पर फेंक दी। अब मैं चला जाऊंगा एसेट्स को भी वो एंजॉय करेंगे क्योंकि उन्होंने घर खरीद लिया है, और उससे रिलेटेड लाइबिलिटीज। तो अक्सर बिजनेस में ऐसा होता है कि बिजनेसमैन अपनी लाइबिलिटीज दूसरे को क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। अपनी लाइबिलिटीज दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं। आप तो अक्सर अपनी लाइबिलिटी अब्बू को ट्रांसफर करते रहते हैं। अब्बू ये मेरे कंधों पे बोझ पड़ गया, फटा हो गया, अब्बू ये मैं लाइबिलिटी ना, मोटरसाइकिल किसी का जो है वो गड़बड़ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो ये लाइबिलिटी मेरे कंधों पे पड़ गई, अब्बू मैं ये लाइबिलिटी क्या करता हूं? आपको ट्रांसफर करता हूं, आप इसको भुगते हैं अब्बू, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं। ओके, तो लाइबिलिटी ट्रांसफर हो सकती है। अच्छा एक चीज बता दें जो आपने इंट्रो की क्लास में पढ़ी हुई थी कि अगर लाइबिलिटी बढ़ जाए तो आपको खुशी होती है या गम? गम होता है। लाइबिलिटी बढ़ जाए तो क्या होता है? गम। और अगर लाइबिलिटी कम हो जाए, कभी भी आपके कंधों से लाइबिलिटी कम हो जाए तो आपको क्या होती है? खुशी। ये एक एहसास है जो एहसास वाले बंदे को होता है। लाइबिलिटी बढ़ने पे क्या होती है? गम होता है, और लाइबिलिटी कम हो जाए तो खुशी होती है। क्वेश्चन 25 निकालें। अच्छा चलें एक बात बताएं, बैंक लोन, साल के शुरू में आपने कितना बैंक लोन वापस करना है? 100 रुपया। साइड मैंने सही लिखी है, एसेट साइड तो नहीं लिख दिया? सही साइड लिखी है ना? तो साल के शुरू में आपकी लाइबिलिटी बताएं कितनी है? 100। आपने जाके बैंक से निगोशिएशन की और बैंक से कहा भाईजान मैं तो डूब गया हूं। बैंक ने कहा हाथ पकड़ा, बाहर निकालता हूं तुझे। आपने कहा ये तेरे बस का काम नहीं है, मैं बहुत बुरे तरीके से डूब गया हूं और मेरा डिफॉल्ट हो गया है और मेरे पास कुछ नहीं बचा, खुदा के लिए मुझे कर्जा माफ कर दे। बैंक ने कहा माफ नहीं होगा। यानी आप ये बैंक को मनाना चाह रहे हैं कि मेरा कैरी डाउन 0 कर दो, कैरी डाउन क्या कर दो? 0 कर दो। आप ये बैंक को मनवाना चाह रहे हैं। तो बैंक ने कहा भाईजान ये नहीं हो सकता, चलें आपको इतना करते हैं, आप ना कितना देना था आपने? 100। बैंक ने कहा चलो आप ऐसा करें, आप ना 70 तक हमें दे दें। इतना कर लेते हैं कि आप 70 तक हमें दे दें। तो अक्सर आपने अखबार में भी सुना होगा, दाएं में सुना होगा, लोगों ने कर्जे माफ करा लिए हैं। तो आपने बैंक से कर्जा बंदे डलवा के, बैंक मैनेजर को प्रेशर डाल के, या फिर मिन्नत समाजत करके, जैसे भी आपने कर्जा माफ करा लिया अपना, ठीक है। जिस तरह मिसाल के तौर पे कोई बंदा जाके फीस में डिस्काउंट करा लेता है, अपनी लाइबिलिटी कम करवा लेता है। तो आपने बैंक को रिक्वेस्ट की कि बैंक खुदा के लिए यार मुझे कर्जा माफ कर दो, और बैंक ने आपको कर्जा माफ कर दिया। बैंक ने कहा चल जो पैसे देता है वो तो देगा ना। आपने कहा 70 इंशाल्लाह थोड़े अरसे में आपको दे दूंगा, फिलहाल मुझे कुछ कर्जा माफ करो। अब बताएं आपको कितने की खुशी मिली? क्योंकि लाइबिलिटी देखे ना,
कम हो रही है। तो अगर 100 वाले को आपने 70 देने हैं, माना कि भाई लेट आए हैं, लेकिन अगर आपने 100 वाले को कितने देने हैं, 70 देने हैं, तो ये कितनी ज्यादा खुशी की बात है। अच्छा, वैसे अंदर ही अंदर आपको एहसास जरूर हो रहा होता है यार मैं जाती कर रहा हूं उस बंदे के साथ, लेकिन अंदर ही अंदर एक खुशी भी हो रही होती है कि 100 रुपए वाले को कितने देने हैं, 70 देने हैं। अब बोले P&L 30। भाई आज के बाद एक बात याद रख लें, इस साइड पे आप जो है वो खुशी रिकॉर्ड किया करेंगे अकाउंट की, और ये साइड होगी अकाउंट के गम रिकॉर्ड करने के लिए। चलें ये नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। ये ऐसी एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऊपर हेडिंग दे दें या कुछ भी नाम दे दें, ये नोट कर लें, फिर सवाल करना शुरू करते हैं। पहला, नीचे यहां उर्दू में पहले लिखें, बैंक को 100 देना था, बैंक से थोड़ा सा कर्जा माफ करवा लिया। बैंक को 100 देना था, उससे थोड़ा सा कर्जा माफ करवा लिया। जी आया नो। अच्छा, हमारे जो आखिरी अब 2 टॉपिक रहेंगे ना कल से, IFRS 15 और फाइनल अकाउंट, तो इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली चलाएंगे। हालांकि इन दोनों का आपस में लिंक कोई नहीं है, लेकिन फाइनल अकाउंट को और IFRS 15 को साइमल्टेनियसली चलाएंगे। दोनों में होमवर्क मेरा नहीं ख्याल इतना ज्यादा होगा, पता नहीं क्लासें खुलेंगी तो पता चलेगा, यानी कि क्लासें जब पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा। इतना फाइनल अकाउंट में तो होमवर्क नहीं होगा, IFRS 15 में कुछ हो सकता है। तो बहरहाल दोनों चीजों को हम साथ साथ चलाएंगे, किसी दिन IFRS 15, किसी दिन फाइनल अकाउंट। ओके, वो देख लेंगे एंड पे कोई एक दो दिन। अच्छा ले आओ भाई इधर, क्वेश्चन 25 निकालें लेक्चर नोट्स का, पेज नंबर 397। क्वेश्चन 25 भाई ऊपर देखिएगा, ये देखिएगा इधर, डिवेंचर्स ऑफ 1 लाख आर परचेस्ड या डिवेंचर ऑफ 1 लाख आर इशूड। तो लिखें लोन लिया, लोन लिया, उधार लिया। यार ये पेज है 7। क्या मतलब है जी, डिवेंचर ऑफ 1 लाख आर इशूड, बोले बोले लोन लिया, डिवेंचर ऑफ 1 लाख आर इशूड, और अगर परचेज किए होते तो लोन दिया। इशूड यानी कैश डेबिट, लोन क्रेडिट, लिखा करें साथ में, लोन लिया। डिवेंचर ऑफ 1 लाख इशूड ऑन यकम जनवरी 2018। फर्ज कर लें रॉयल फैन इज इन नीड ऑफ मनी, रॉयल फैन इज इन नीड ऑफ मनी, तो रॉयल फैन ने ₹1,00,000 का यकम जनवरी को लोन, रॉयल फैन को पैसों की जरूरत थी, इसने ₹1,00,000 का लोन लिया। दिस लायबिलिटी इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, लायबिलिटीज भी ट्रांसफर होती हैं। दिस लायबिलिटी इज हेल्ड फॉर, ये लायबिलिटी मैंने ट्रांसफर करने के लिए रखी हुई थी। अच्छा, दिस लायबिलिटी इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग एंड देयरफॉर मेजर्ड एट, ये आखिरी मॉडल हमारा बचा हुआ है, देयरफॉर मेजर्ड एट FVTPL। फेयर वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी एट ईयर एंड इज, पहले साल के एंड पे 25,000, जैसे इधर देखें 100, तो साल के एंड पे 70, तो व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी एट ईयर एंड, एंड व्हाट इज फेयर वैल्यू एट नेक्स्ट ईयर एंड। भाईजान FVTPL जब भी आ जाए, 3 किस्म के FVTPL हम पढ़ चुके हैं, 3 किस्म के FVTPL हम पढ़ चुके हैं, 1 2 3, तीसरा आज पढ़े हैं। FVTPL मॉडल जब भी आ जाए ना, तो आपने बस T अकाउंट बनाया करना है, आपने कोई वर्किंग शर्किंग के चक्कर में नहीं पड़ना, आपने सिर्फ क्या बनाया करना है, बोले वर्किंग में T अकाउंट। तो जैसे ही FVTPL आए ना किसी भी मॉडल में, फौरन जहन में ले आए वर्किंग का मतलब होगा T अकाउंट। कभी भी FVTPL आ जाए बस आपने फौरन T अकाउंट बनाना है। अच्छा, T अकाउंट आप अल्लाह का शुक्र है बना सकते हैं। ₹1,00,000 वाले को कितने देने हैं, 25,000, और फिर 25,000 कैरी डाउन हो जाएगा ये अगले साल का। अब 25,000 वाले को कितने देने हैं, 58। अब ये क्या चल रहा है, लाख लायबिलिटीज की फेयर वैल्यू क्या चल रहा है, तो इसको जरा समझिएगा। वर्किंग नंबर 1, लोन अकाउंट या डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर पेएबल वाले, उधार लिया, लोन अकाउंट। अच्छा जी, बोले भाई ऑन यकम जनवरी 18 वी इशूड डिवेंचर्स, तो लोन लिया, तो इसी तरह 100 रुपए यहां लिख दें, यकम जनवरी 18
कैश डेबिट लोन क्रेडिट। क्लियर? 31 दिसंबर 18 को फेयर वैल्यू क्या है इस लोन की? 25। लोन की फेयर वैल्यू का क्या मतलब है जरा सुनिएगा। रॉयल फैन ने ₹1,00,000 लोन, लिखला बंद, रॉयल फैन ने ₹1,00,000 लोन लिया था। रॉयल फैन ने ₹1,00,000 लोन, होंडा कह रहा है 25,000 भी दे जे तो बड़ी बात होगी। डिटीरियोरेट कर गई है उसकी क्रेडिट रेटिंग। रॉयल फैन की अपनी रेटिंग डिटीरियोरेट कर गई है, यानी रॉयल फैन से लोगों का यकीन हटता जा रहा है। ओवर क्रेडिट रेटिंग, हमारी क्रेडिट रेटिंग डिक्रीज कर गई है। अच्छा, हमारी का क्या मतलब है? ये डिवेंचर्स ऑफ ₹1,00,000 आर इशूड बाय रॉयल फैन, लिख ले, डिवेंचर्स ऑफ ₹1,00,000 आर इशूड बाय रॉयल फैन। डिटीरियोरेशन इन रॉयल फैन क्रेडिट रेटिंग, डिटीरियोरेशन इन रॉयल फैन क्रेडिट रेटिंग। जरा सोचिएगा एक बात, लोन किसने लिया हुआ है? रॉयल फैन ने। तो होंडा उम्मीद कर रहा होगा कि ये ₹1,00,000 मुझे वापस देगा, लेकिन रॉयल फैन ने कहा मेरी अपनी क्रेडिट रेटिंग डिक्रीज कर गई है, मेरे अपने बड़े बुरे हालात आ गए हैं, डिटीरियोरेट कर गई है। रॉयल फैन ने कहा मेरी अपनी रेटिंग। क्लियर? आज तक आपने जो क्रेडिट रेटिंग या वो पढ़ा था ना, वो इस एंगल से पढ़ा था कि हमारा डेटर पैसे लेके भाग सकता है। आज एक लफ्ज आपको मैं पढ़ा रहा हूं, ओवर क्रेडिट रेटिंग। हम होंडा को कह रहे हैं यार तूने ₹1,00,000 दिया हुआ था, 25,000 ही मेरी तरफ से आ गया ना, तो बड़ी गनीमत समझी, बड़े बुरे हालात मेरे चल रहे हैं। डिटीरियोरेशन इन बोले ओवर रेटिंग, हमारी रेटिंग डिक्रीज कर गई है। और वही बात हुई जो बैंक वाले कर्जे में थी। होंडा को जाके हमने कहा भाई तेरे से ₹1,00,000 लोन लिया था यार, बहुत बुरी मेरी रेटिंग हो गई है मार्केट में, मेरे से तुझे 25 भी मिल गया ना, बहुत बड़ी गनीमत समझे, बहुत बड़ी गनीमत, तेरी किस्मत होगी कि मेरे से तुझे कितना मिल जाए, 25 मिल जाए। तो बताएं ये लायबिलिटी हमारी डिक्रीज कर गई। ₹1,00,000 की वाली लायबिलिटी कितने की हो गई? क्या डेट डालूं? 31/12/18, 31/12/18, कैरी डाउन 25। क्लियर? अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें, अगर 100 वाले को मेरे हालात बुरे हुए और मैं कहूं 100 वाले को कि यार तुझे सिर्फ 25 दे सकता हूं, तो वैसे तो एक दुख की बात है, लेकिन बताएं लायबिलिटी, यानी कि अगले को तो दुख होगा, लेकिन लायबिलिटी कम होने की मुझे क्या होनी चाहिए? खुशियों के लिए मैंने बता दिया ये वाली साइड है, और देख लें 75 की खुशी आ रही है यहां पे। अभी खुशी को छोड़ें, वो मैं बाद में रिकॉर्ड करूंगा। डन? तो बता दें जिन लोगों को मैंने ₹1,00,000 देना था, मेरे हालात डिटीरियोरेट कर गए, अब मैं उन्हें कह रहा हूं मैं सिर्फ कितना ये 25,000 क्या है? पेएबल है ना। मैंने उनको पेएबल रिकॉर्ड कितना किया था? ₹1,00,000। अब उनका पेएबल कितना है? 25,000। तो मैंने अब उनको अगर पे करने हैं 25,000, तो मेरे हालात बुरे हुए हैं तो मुझे ये फिक्रा बोलना पड़े ना, वरना मैं तो लोगों से आइंदा, वैसे इस ट्रांजैक्शन के बाद शायद मैं लोगों से उधार लेने के काबिल भी ना रहूं, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने किसी से उधार लिया ₹1,00,000 और बाद में से जाके कहा यार मैं तो ये वापस नहीं कर सकता, सिर्फ कितने वापस करता हूं, आइंदा मुझे कोई उधार भी नहीं देगा। मुझे तो लगता है हमारा बिजनेस ही शायद बंद होने की तरफ जा रहा है। डिटीरियोरेशन इन ओवर रेटिंग, हमारी रेटिंग गिरती जा रही है, जिसकी वजह से हम इस काबिल नहीं लोगों को क्या वापस कर सके, उधार वापस कर सकें। लेकिन हो सकता है हमने बिजनेस में कोई रिस्ट्रक्चरिंग की हो, कोई एम्प्लॉइज को फायरिंग की हो, वो IAS 37 वाली मिसाल दे रहा हूं, रिस्ट्रक्चरिंग की हो, बेहतर किया हो, बिजनेस को बंदे बंदे निकाले हो, ऑपरेशंस को बेहतर किया हो, और हमारी इंप्रूव हो गई और रेटिंग। अब उसी होंडा को मैंने कहा यार तुझे ना 25,000 से थोड़े ज्यादा ही दे दूंगा अगले साल। मैंने कहा मेरे ख्याल से तुम्हें 58 तक मैं दे ही दूंगा, रिलैक्स रहो, 58 तक इंशाल्लाह तुम्हें मिल जाएंगे। मैंने तुमसे मुझे याद है ₹1,00,000 लिया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कितने मिल जाएंगे? अब 58 मिल जाएंगे। अब बता दें जी बीडी कितना था? साल के शुरू में मैं क्या समझ रहा था, मैंने होंडा को कितने देने हैं? 25। लेकिन साल के बाद मेरा दिल तो यही चाह रहा होगा यार किसी तरह उसको मैं ज्यादा दे दूं, बेचारे ने मेरे पे एतमाद करके मुझे ₹1,00,000 दिया हुआ है। तो अब उस वजह से मैंने बिजनेस में बेहतरी लाने की कोशिश की, और बिजनेस में भी बेहतरी आई और इंप्रूवमेंट हो गई। तो जब इंप्रूवमेंट हो गई तो जिन लोगों को उधार वापस करने थे उनको अब मैं 25 वापस करूंगा, या उम्मीद है ज्यादा वापस करूंगा? अगले लोग क्या हो जाएंगे, एतमाद उनका हमारे पे बढ़ जाएगा, वो खुश हो जाएंगे कि यार चलो ज्यादा मिल जाएंगे। लेकिन हमें जाहिर बात है एंट्री तो कम की करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हम लायबिलिटी अब बढ़ाने लगे हैं। तो पहले हमने लायबिलिटी क्या की थी? लायबिलिटी कम करने से इस साइड पे क्या आएगी? खुशी। अब हमने लायबिलिटी बढ़ाने से इस साइड पे क्या आएगा? इस साइड पे क्या आएगा? गम आएगा। ठीक है जी। और वैसे लायबिलिटी के मद में खुशी आप रिकॉर्ड करते होते थे इंट्रो की क्लास में, इधर परचेज आती थी, इधर डिस्काउंट रिसीव्ड आता था। तो क्रेडिटर के केस में भी आपको याद होगा आप एक खुशी रिकॉर्ड करते थे इस साइड पे। ओके चलें जी, ये नोट कर लें यहां तक। फिर वो जो ब्लैक में मिटाया हुआ मैंने, मैं उसको खोलने लगा, यहां तक नोट कर लें। अभी P&L की फिगर नहीं निकालनी,
अच्छा जी इधर ले आओ। अच्छा ये डिबेंचर का अगर सवाल होता ना, ये शेयर्स का सवाल होता, तो फिर आपने बड़े मजे से कर रहे होना था और मुझे कोई तफसील बतानी नहीं पड़नी थी। मिसाल के तौर पे जिस बंदे ने ये खरीदे हुए हैं डिबेंचर, उसके लिए मैंने सवाल बड़े मजे से कर रहे होना था। लाख रुपए इधर लिखता मैं, लाख रुपए की बजाय मुझे कितने आने हैं? सिर्फ 25 आने हैं। और अब अगला बंदा खुश हो जाएगा, 25 की बजाय मुझे कितने आने हैं? तो ये मैंने किसकी किताबों में अकाउंट खोल दिया? दूसरे की किताबों में, दूसरे की किताबों में। और ये तो मुझे समझाना भी ना पड़ता, बस अब छेती छेती ब्रॉड डाउन कैरी डाउन लगे होते। तो यार वही आइडियोलॉजी ज़हन में रखें बस। ये जो मैं लॉजिक सोच रहा हूँ, हमारे पे एतमाद बढ़ा और ये हुआ और वो हुआ, ये पेपर ऊपर में नहीं याद रहने। तो पेपर में सादा सी बात है, क्या याद रहनी है? कितने का लोन लिया? 1 लाख का। साल के आखिर में कैरी डाउन 25, अगले साल के आखिर में कैरी डाउन। बस ये करें पेपर में। कितना लोन लिया? साल के आखिर में कैरी डाउन, दूसरे साल के आखिर में कैरी डाउन, बस। अच्छा यार ये जो कंपनीज की रेटिंग होती हैं, क्या कंपनीज की रेटिंग बढ़ना मार्केट में या ओवरऑल, क्या इसमें कंपनीज का अपना हाथ होता है या मार्केट फोर्सेस का हाथ होता है, या दोनों का? हाँ ये सुनना चाहता था मैं, दोनों का हाथ होता है। किसी भी इदारे की रेटिंग बढ़ जाना, किसी भी इदारे की रेटिंग बढ़ जाना, उसमें इदारे के अपने स्ट्रक्चर का भी हाथ होता है और मार्केट भी रोल प्ले करती है। मिसाल के तौर पे कॉलेज के अंदर कोई इंटरनल चीज है, इंटरनल मसला है या इंटरनल खुशी है, उससे कॉलेज की रेटिंग पे फर्क पड़ेगा। और दूसरा आईकैप कोई असूल बना दे कि यार एफएससी वाले अब 80% मार्क्स लेंगे तो सीए में आएंगे, तो ये मार्केट ने अब राइज को हिट कर दिया, तो मार्केट भी हिट कर सकती है और विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी चीज हिट हो सकती है। तो जो मर्जी सिनेरियो हो, रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन की कितने तरीके से बदलती है? 2 तरीके से, या तो मार्केट फोर्सेस की वजह से जो हमारे कंट्रोल में, या कोई अंदर के फोर्सेस की वजह से। अब सवाल यह राइज होगा कि ये जो गेन या लॉस आने लगा है, ये जो गेन लॉस आने लगा है, माना के मॉडल एफवीटीपीएल है, लेकिन जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन फर्क पड़ा है उसको हम अलग करेंगे और मार्केट फोर्सेस की वजह से जो फर्क पड़ा है उसको अलग करेंगे, और विद इन ऑर्गेनाइजेशन वाले को ओसीआई में डाला करेंगे और मार्केट फोर्सेस वाले को वट एवर द लॉजिक को फेंके, लॉजिक फारिग करें। बस ये याद रखें कि मार्केट फोर्सेस वाला कहां जाएगा? P&L में। विद इन ऑर्गेनाइजेशन वाला शायद इसलिए वो ओसीआई में डाल रहा है कि इसको हम बदल भी सकते हैं, इसको जरा मार्केट फोर्सेस वाला हम बदल नहीं सकते, तो फौरन इस गेन लॉस को रिकॉर्ड कर रहा है, वट एवर द रीजन में भी। तो गेन या लॉस जो टी काउंट में आने लगे, मैं कह रहा था बैलेंसिंग साथ साथ ना लिखें। माना के मॉडल का नाम एफवीटीपीएल है, लेकिन ये अजीब एफवीटीपीएल मॉडल है जिसमें एक और बला भी आ सकती है, ओसीआई आ सकती है। क्लियर? अच्छा ये नोट करें, फिर वो जो मैं ब्लैक वाला मिटाने लगा हूं। तो बता दें जी, किसी भी उधर ही रखो, किसी भी इदारे की रेटिंग अपने फैक्टर्स की वजह से भी हिट हो सकती है और मार्केट की वजह से भी हिट हो सकती है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में आप बेहतर हो रहे हो लेकिन अपनी विद इन ऑर्गेनाइजेशन आपको कोई डज पड़ी हो। जरूरी तो नहीं कि इधर से भी आपको खुशी मिल रही हो, इधर से भी आपको खुशी मिल रही हो, ठीक है? हो सकता है दोनों तरफ से खुशी मिले, हो सकता है दोनों तरफ से, हो सकता है एक तरफ से खुशी मिले, एक तरफ से कम मिले। तो जिंदगी तो दोनों चीजों का नाम है। ओके पर्दे हटा दें, लाओ कैमरा, देखी जाएगी पहले साल से गेन ऑफ 20,000। अच्छा वैसे बता दें गेन है कितना? एक्सलेंट, गेन है कितना? 100 वाले को अगर आपने 25 वापस करने हैं तो खुशी कितने की है? 75 की खुशी है। खुशी के लिए साइड जाते, 100 वाले को 25 देने हैं तो कितनी बड़ी खुशी है? 75 की खुशी है। खुशी ऑफ 20 टोटल कितनी है? टोटल निकली होगी तो 20 की समझ आएगी ना। खुशी ऑफ 20, मैं ये भी कह सकता हूं आउट ऑफ 75, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं। खुशी ऑफ 20 इन फेयर वैल्यू इज एट्रीब्यूटेबल टू ओवर क्रेडिट रेटिंग। ओवर क्रेडिट रेटिंग से मुराद है ओवर ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉब्लम्स। ये ओवर क्रेडिट रेटिंग तो लफ्ज इधर भी लिखा हुआ था, लेकिन ये ओवरऑल प्रॉब्लम्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा था। लेकिन ओवर क्रेडिट रेटिंग जो इधर लिखा हुआ है उसका क्या मतलब होगा? विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा यार ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट रेटिंग में रिस्क बढ़ रहा है। ओन क्रेडिट रिस्क क्या होता है? ओन क्रेडिट रिस्क मतलब कि हमें लोगों ने पैसे नहीं देने या हम लोगों को पैसे नहीं दे सकेंगे? हम लोगों को पैसे नहीं दे सकेंगे। इट इज कॉल्ड एज ओन क्रेडिट रिस्क। बता दें जी गेन ऑफ 20,000 इज ड्यू टू ओवर मसला। 20,000 हमारी वजह से है। इस 20,000 को कहां डालें? ओसीआई में। इस 20,000 को कहां डालें? और बाकी
पी एंड एल। अब असूल ये हुआ करेगा, पहले आप ओसीआई की फिगर लिखा करेंगे, प्रायोरिटी इसको देंगे, और फिर सेकंड नंबर पे आप पी एंड एल निकाला करेंगे। पहले ओसीआई की फिगर ढूंढा करेंगे, फिर पी एंड एल बैलेंसिंग आया करेगा। ये भी लिख लें, पी एंड एल बैलेंसिंग आया करेगा। जी, हमारी वजह से खुशी कितनी, खुशी के लिए साइड सही चूज की है मैंने। गेन का मतलब खुशी होता है। बैलेंसिंग बताएं, इसको बैलेंसिंग लिखा मैंने, कितना 55। तो गेन को तोड़ के कितने हिस्सों में तकसीम कर दिया, 2 हिस्सों में। नेक्स्ट, लॉस ऑफ 42,000 इन फेयर वैल्यू इज एट्रीब्यूटेबल टू। अब ओवर शॉवर का लफ्ज किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन कोई मसला, लिखें विद इन ऑर्गेनाइजेशन कोई मसला है। लॉस ऑफ 42,000, लॉस ऑफ 42, यार लॉस तो है ही 33, लॉस तो है ही 33, लॉस तो है ही 33, और वो कह रहा है लॉस ऑफ 42। समझ रहे हैं बात, लॉस कितना है 33 का, और वो कितना कह रहे हैं। जरा लिख के ट्राई करते हैं क्या स्टोरी बनेगी, लिख के ट्राई करते हैं क्या स्टोरी बनेगी। ये तो हमारी वजह से है, इसको कहां ले जाएं, कितना, जो सवाल कह रहे हैं, जो सवाल कह रहे हैं। मैंने आपको तरीका क्या बताया, ओसीआई को प्रायोरिटी देनी है जी, कितना 40। अब अगर टी काउंट टैली नहीं कर रहा तो मतलब इधर तो बैलेंसिंग आ ही नहीं रहा। अब बैलेंसिंग इधर, इसका मतलब है हमारे एतबार से तो शायद स्टिल खुशी थी, मार्केट के, सॉरी हमारे एतबार से लॉस था, हमारे एतबार से लॉस था, मार्केट के एतबार से स्टिल खुशी थी। इस वजह से पी एंड एल इधर आ रहा है। कितना आ गया 9। बस ये मॉडल खत्म हो गया, एफईटीपीएल ये था। मार्केट के हिसाब से मैं खुश हुई है। चलिए भाई, अब ये जरा पेपर में किस तरह चीजों को टेकअप करना है वो देखिएगा। आपने ज्यादा क्या कहते हैं अल्फाज पे नहीं पढ़ना, क्योंकि अल्फाज पे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, शायद ये वाली लाइन की भी जरूरत नहीं है। आपने इजी इजी मार्क्स पेपर में कैसे गेन करने हैं वो देखते रहिएगा। हाँ जी, उधार लिया या दिया, तो क्रेडिट साइड से शुरू करेंगे। लाख का उधार लिया, रिवीजन करें जरा, लाख का उधार लिया, कैश डेबिट लोन क्रेडिट या कैश डेबिट डिबेंचर क्रेडिट। कितना उधार लिया, 100 का। उधार की कैरी डाउन वैल्यू 25, यहां से इजी मार्क्स गेन हो गए। फिर 1 जनवरी 19 को ब्रॉड डाउन 25, उधार की क्लोजिंग वैल्यू 58। ये बना लेने के बाद पी एंड एल ओसीआई के चक्कर में नहीं पड़ना आपने फिलहाल ये बना लेने के बाद सोचना है गेन आ रहा है या लॉस। 100 वाले को 25 वापस करने हैं, 75 की खुशी आ रही है, और 25 वाले को 58 वापस करने हैं, 33 का क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। ऐसे सोच लेना है। इसके बाद अगर ब्रैकेट में कुछ लिखा हो तो उसको देखना है। अब आपने अंग्रेजियां ज्यादा आपको समझ नहीं आनी, और मेरा ख्याल है कि इस तरह का सवाल भी पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि आईके अपने स्टडी टेक्स्ट में भी ऐसा कोई सवाल नहीं डाला हुआ। शायद ये सीए फाइनल टाइप की चीजें हैं, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ पेपर में खुदा ना खास्ता आ गया, स्टडी टेक्स्ट में तो कोई ऐसा सवाल नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए। खुशी ऑफ 20 इज एट्रीब्यूटेबल टू ओवर, मार्केट नहीं लिखा हुआ, खुशी ऑफ 20 इज एट्रीब्यूटेबल टू ओवर। ओवर वाली कहां डालनी है, ओसीए में। पहले ऐसा करें, खुशी वाली साइड ये गम वाली साइड है और ये खुशी वाली साइड है, तो खुशी रिकॉर्ड कर दें 20 की। अब बैलेंसिंग चाहे इधर आए हमारी बला से, बैलेंसिंग कहीं भी आ सकता है, तो बैलेंसिंग बता दें कितना आ रहा है 50। बस अपनी वाली फिगर पहले डाल देनी है ओसीआई में, बाद में मार्केट वाली फिगर पॉजिटिव आए नेगेटिव आए हमारी बला से। अच्छा, गम ऑफ 42 रिलेट टू ओवर, गम हमारी वजह से। अब बता दें ओवर वाला किधर, ओसीआई में डालना है, लेकिन गम के लिए ये वाली साइड है और खुशी के लिए ये वाली साइड है, तो गम डालना है कितने का, 42 का। तो 42 का जब हमने गम डाला तो बस अकाउंट को अपने हाल पे छोड़ दें, जहां भी बैलेंसिंग आते हैं आने दें। किस साइड पे बैलेंसिंग आ रहा है, अब
अब अकाउंट बैलेंसिंग आ रहा है खुशी वाली साइड पे, कितना 9, डन। अच्छा यार अब एंट्रीज जरा सोचें क्या बनेगी, एंट्रीज व्हाइट बोर्ड पर लिख लेते हैं। एंट्रीज क्या बनेगी, 2018 और 2019। 1 जनवरी 18 कैश डेबिट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी या डिबेंचर या लोन क्रेडिट, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, कितने से 100 से। ये पहली एंट्री होगी, लोन लिया। अच्छा अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी ना इधर, तो एफईटीपीएल के हर मॉडल में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहां जानी है, एक्सपेंसेस में जानी है। एफईटीपीएल में आपको पता है हमेशा एक्सपेंसेस में जाती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, T.C ट्रांजैक्शन, हमारे साल में है ही नहीं। 31/12/18 को इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे होता है, कभी भी फेयर वैल्यू पे इंटरेस्ट पे नहीं होता। इंटरेस्ट हमेशा किस पे पे होता है, फेस वैल्यू पे। तो ₹1,00,000 इसकी फेस वैल्यू है, उसके ऊपर इंटरेस्ट का रेट लगेगा कूपन वाला, और एंट्री आपको पता है एफईटीपीएल में डायरेक्टली जाती है, किसी टी अकाउंट को हिट नहीं करती, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। वो सवाल में भी रेट गिवन नहीं है, लेकिन लगेगा किस पे, फेस वैल्यू पे। तो 100 के ऊपर इंटरेस्ट रेट अगर 8% हुआ तो ₹8 यहां पे इंटरेस्ट आ जाएगा और ये अकाउंट को हिट नहीं करेगा। ये तो इंटरेस्ट की एंट्री हो गई। हमारे सवाल में तो ये दोनों एंट्रीज नहीं थी। आप बता दें हमारे सवाल में क्या एंट्री करें, लोन डेबिट, ओसीआई क्रेडिट और P&L क्रेडिट। क्लियर, लोन डेबिट, ओसीआई क्रेडिट और P&L। अच्छा मेरा ये मशवरा होगा, आपको अगले साल ये बात ज्यादा बेहतर समझ आएगी, पहले ना खुशियों को रिकॉर्ड कर लें, लोन का अकाउंट एंट्री में बैलेंसिंग निकालिएगा। इसकी एक वजह है, क्योंकि ये कभी खुशी गम भी पड़ा होता है तो फिर वो लोन का अकाउंट आपसे टैकल नहीं होना। तो मेरा ये मशवरा है कि पहले ना ये दोनों क्या है, ये साइड किसके लिए है, पहले खुशियों को रिकॉर्ड कर लें। फेयर वैल्यू रिजर्व, फेयर वैल्यू रिजर्व खुशी कितनी जी, 20 की, और P&L या फेयर वैल्यू गेन जो भी आप लिख लें, ये तो ओसीए में जाने ना जी, 55। और 31/12/18 को फाइनेंशियल लाइबिलिटी डेबिट। तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी डेबिट बेहतर है एंट्री में इसके साथ बैलेंसिंग निकले। इधर तो मैं कहता था ना P&L बैलेंसिंग आएगा तो एंट्रीज टैकल करना मुश्किल हो जाएगा, इधर लाइबिलिटी के साथ बैलेंसिंग निकल जाएगा। ये क्या है साइड खुशी की, ये कौन सी साइड है, खुशी की। ये दोनों खुशियां हैं, खुशियों को डालें, लोन को बैलेंसिंग निकालें। कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और, यार खुदा के लिए ब्लू मार्कर, बैलेंस बताएं फेयर वैल्यू रिजर्व का किस साइड पे आ रहा है, डेबिट पे क्रेडिट पे। अब तो ये काफी रिवाइज हो गया, क्रेडिट पे कितना 20, तो फॉर द ईयर भी 20, एज ऑन भी 20। अब एक मिनट नोट ना करें, अगले साल की एंट्रीज इंशाल्लाह खुद करवा देंगे, नोट ना करें। अगले साल लोन लिया, अगले साल ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की, सवाल में इंटरेस्ट रेट गिवन है, तो लेकिन अगले साल एंट्री तो होगी ना इंटरेस्ट की, अगर होता तो 31/12/19 लोन लिया हुआ है भाईजान, एक्सपेंस आएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और फेस वैल्यू के ऊपर हमेशा कूपन रेट लगेगा, 100 की वैल्यू के ऊपर हमेशा कूपन रेट लगेगा। अगली एंट्री आप बता दें, मैंने आपको क्या तरीका बताया, पहले लाइबिलिटी निकालें या पहले रिजर्व और P&L निकालें। ये साइड बता दें किसके लिए है, और ये गम को रिकॉर्ड करें, फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट, भाई थोड़ा सा नीचे जो, जज़ाकल्लाह, फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट कितने से, 42 से। P&L खुशी है, खुशी क्या करें जी, 9। बैलेंसिंग किस अकाउंट को मार दें, बैलेंसिंग लाइबिलिटी को, और लाइबिलिटी में आपने भी बताया था 33 से फर्क आया, तो बैलेंसिंग इस अकाउंट को मार दें। आप समझ आई क्यों लोन का अकाउंट मैंने कहा था एंड पे डालें, तो अब बैलेंसिंग इस अकाउंट में डाल दें, वो मेरे ख्याल से इस साइड पे बचेगा। तो लोन अकाउंट या फाइनेंशियल लाइबिलिटी अकाउंट जी 33। लेकिन ये एंट्री कर देने के बाद, मेरे पास जगह नहीं बची इसलिए इधर कर रहा हूं, लेकिन ये एंट्री कर देने के बाद ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस खड़े हो जाओ, ओपनिंग बैलेंस 20, डेबिट 42। तो बोलें जी ओपनिंग बैलेंस कितना था पिछले साल, 20 क्रेडिट। अच्छा अब बता दें किस साल फॉर द ईयर डेबिट पड़ा, तो 42 डेबिट। अब अगर 20 क्रेडिट वाले गांव से आए हों और 42 डेबिट वाले गांव से आए हों, तो अगर बंदे एक दूसरे के गिराना शुरू करें, नहीं मारने नहीं, बंदे एक दूसरे के गिराना शुरू करें तो किसके बंदे बचे रह जाएंगे, 22 बैलेंस शीट में जाएगा एज अ डेबिट। डन।
चलें जी, ये तो पुरानी चीजें थी, ये भी साथ साथ तरह रिवाइज होगी, नोट कर लो। भाई ये कैमरा इधर लाओ। भाई शुक्र है सारी एंट्रीज हुई हैं, जिनको सही नजर नहीं आ रही ये देख लें, इधर लाओ जरा। ये 100 रुपए की एंट्री, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एंट्री, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री किस पे होगा? कूपन रेट पे। आगे लिख लें एट फेस वैल्यू, किताब पे फेस वैल्यू पे। और अगले सफे पे देखें वही 75 वाली और 20 और 55 वाली एंट्री, और ये देख लें 20 रुपए का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, फिर 20 का क्रेडिट और 42 का डेबिट, नेट सारी एंट्रीज हुई है। लेकिन बहरहाल फिर भी कैमरा उधर कर दो। और कुछ हुआ नहीं हुआ आज, कम से कम फेयर वैल्यू रिजर्व को जरा याद आ गया कि ब्लू वाला मार्कर साथ साथ चलाना होता है एज ऑन के लिए। ले आओ ये इधर, एसओसीआई P&L 2019 और 2018। बताएं जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस नेगेटिव साइन के साथ आएगा 0 ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस दूसरे साल तो नहीं आ सकती, पहले साल ही आएगी, अगर आई तो 0। डन। अच्छा अब अगली फिगर्स तो पोस्ट करनी पड़ेंगी, वो जरा देख लें। खुशी कितने की है? 55 की, जो P&L में जाएगी, और OCI में ये दोनों तो फॉर द ईयर है ना, एज ऑन तो नहीं पूछ रहा, फॉर द ईयर P&L, फॉर द ईयर OCI 20, दोनों खुशियां डालें। फेयर वैल्यू गेन, और इधर भी फेयर वैल्यू गेन, ऊपर OCI लिखा हुआ है ना, बस काफी है। फेयर वैल्यू गेन, फेयर वैल्यू गेन कितना है जी? इधर 50 और इधर 20। खुशी खुशी बैलेंस शीट में बना रहा अभी। इधर बता दें जी, गम कितने के? एंट्री में फॉर द ईयर होता है या क्लोजिंग होता है? फॉर द ईयर। फॉर द ईयर गम और फॉर द ईयर खुशी। अच्छा सारे ऊपर देखें, इसके साथ गेन ही लिखा रहने दूं या स्लैश लॉस कर दूं? फिलहाल तो लॉस आ नहीं रहा, तो खैर है, फिर गेन लिखा रहने दो तो काफी है। इधर तो गेन आ रहा है कितना, तो खैर है, गेन भी लिखा रहा, कोई मसला नहीं। लेकिन इसके साथ क्या डालना पड़ेगा? स्लैश लॉस, क्योंकि फॉर द ईयर अब लॉस आ रहा है। कितना लॉस आ रहा है? 42। चलें जी, एसओसीआई कंप्राइजेज ऑफ P&L एंड OCI। जाहिर बात है ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आएगा, एसओसीआई भी आएगा, फॉर द ईयर एंडेड भी आएगा, वो चीजें तो आपको पता है। वो डिस्कस कर लेंगे, वैसे ये तो स्कोप में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कॉलम देख के बता दूंगा। अच्छा जी, इट इज अबाउट SOCI। नाउ विल मूव टुवर्ड्स बोले SOFP। अच्छा आज होमवर्क में ना 4 सवाल डाले हैं, कोई 10-15 मिनट वाले, लेकिन वो 4 सवाल मैंने आपको बताऊंगा नहीं कि वो कौन से वाले हैं। शेयर खरीदने वाले हैं, डिबेंचर खरीदने वाले हैं, या डिबेंचर इशू करने वाले हैं। तो वो 4 सवाल होमवर्क में डाले हैं आज 10-15 मिनट वाले, तो आप जरा देख के उनको पहले डिसाइड कर लीजिएगा कौन से सवाल हैं, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे। जरा ढूंढ लीजिएगा, शेयर खरीदे हैं या डिबेंचर खरीदे हैं या डिबेंचर इशू किए हैं। क्लियर? ओके, बैलेंस शीट में पहले तो इजी मार्क्स लें। लायबिलिटी नहीं यार, इक्विटी ऊपर आती है, फिर लायबिलिटी आती है। इक्विटी में फेयर वैल्यू रिजर्व, और फिर क्या आएंगी? लायबिलिटीज में फाइनेंशियल लायबिलिटी डिबेंचर्स जी 2019-2018। ये तो 25 रुपए और वो 58 था ना, कैरी डाउन। ये तो 25 और 58 आ गया। इसका जरा फेयर वैल्यू रिजर्व बताएं कितना है, ब्लू मार्कर वाला बताएं जी। एज ऑन
खुशी, और एज ऑन गम। अच्छा देखें, इधर गेन लॉस का लॉस नहीं लिखना होता, इधर गेन लॉस के पास रिजर्व काफी है। तो बताएं जी, एज ऑन कितना बैलेंस है? 20, और एज ऑन, इसकी वजह क्या बनी? सारे ऊपर देखें। फॉर द ईयर क्या थी? नहीं, फॉर द ईयर क्या थी? खुशी। एज ऑन भी क्या थी? ये बात समझ आ गई? फॉर द ईयर क्या था? गम। ओपनिंग खुशी थी, ओपनिंग खुशी में जब गम डाला तो नेट क्या बच गया? गम बच गया। तो बैलेंस शीट में बैलेंस नहीं जाएगा, बैलेंस शीट में P&L में क्या जाएगा? बताएं। P&L में तो जनरल एंट्रीज वाली चीजें जाती हैं, और बैलेंस शीट में एज ऑन वाली। अब इसको पढ़ लें, नोट कर लेते हैं। अब कल आपने जो है जरा तैयार होकर आने और 9:40 पे 8:40 पे पूरे पहुंच जाइएगा। पहले 5-7 मिनट ना सारा IFRS 9 रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। अच्छा आप मुझे ये बता दें, वो एक सफ़ा होता है जहाँ पे इसकी सारी समरी लिखी होती है, कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, वो सफ़ा हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। पेज नंबर 174, 178 है मेरे ख्याल से, तो यार 178 मेरे ख्याल से मैंने जो लिखा हुआ, सफ़ा नंबर गलत ना हो कहीं। पेज 178 178 ही है ना? भाई कल तो हमने जाते जाते मजे मजे में सिर्फ फाइनेंशियल लायबिलिटी अमोर्टाइज कॉस्ट पे की थी, इसलिए वो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। आज पेज नंबर 178 पे फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। इनिशियल मेजरमेंट किस पे होनी है? लोन रेस्ड, और जिसे फेयर वैल्यू भी कह सकते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट किस पे रिकॉर्ड होगी जी? एक्सपेंस आउट होगी। इनिशियल मेजरमेंट जो लोन लिया उस पे होगी, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहां जाएगी? एक्सपेंस आउट होगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस कूपन लिखें इसको, कूपन मतलब होता है कूपन रेट पे जाएगा, और कहां जाएगा? P&L में। इंटरेस्ट तो हमेशा P&L में जाएगा। मेजरमेंट एट रिपोर्टिंग डेट, देखें इधर, मेजरमेंट एट रिपोर्टिंग डेट, फेयर वैल्यू पे मेजर करना है, अमोर्टाइज कॉस्ट नहीं। द डेट लायबिलिटी विल बी रीवैल्यूड टू फेयर वैल्यू along with gain or loss shown in P&L. However, any change due to company's own credit rating is recorded in, हमारी वजह से कोई मसला है तो वो कहां जाएगा? OCA में जाएगा। Amortization calculation will not be, rather we will prepare T account of loan. Amortization calculation नहीं होगी, बल्कि T account बनेगा किसका? लोन का। On credit rating is a situation in which our company is in, हम फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है, हमारे डेटर नहीं है, हम फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है, एंड वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू पे आवर लायबिलिटीज। अच्छा यार, एक आखिरी बहस बच गई है हमारी कि कब अमोर्टाइज कॉस्ट यूज करना है और कब FVTPL यूज करना है। तो इसके लिए ये 5-7 मिनट जरा आपने टेंटिव रहने। फाइनेंशियल लायबिलिटी, अमोर्टाइज कॉस्ट कौन सी कैटेगरी है, यानी पसंदीदा कैटेगरी कौन सी है? अमोर्टाइज कॉस्ट, जिसका हमने कल की क्लास में सवाल किया था। वो जो 3 सवाल, दो एडजस्टमेंट थी उसमें, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 21 था, 22 था, कल की क्लास में जो आखिरी सवाल किया था 23, और आज की क्लास में कौन सा किया? 25। ओके, फाइनेंशियल लायबिलिटी FVTPL पे कब जानी है? FVTPL का क्या मतलब है? ये वाला मॉडल। फाइनेंशियल लायबिलिटी FVTPL पे कब जानी है? अगर लायबिलिटी हमने किस लिए रखी हो? बेचने के लिए, या इफ एनी ऑफ द टू बिलो इज फुलफिल्ड। हमारी मैनेजमेंट इंटरेस्टेड है कि वो इवेल्युएट करेगी फेयर वैल्यू बेस पे लायबिलिटीज को, और मैनेजमेंट ने ये अपनी पॉलिसी बनाई हुई है। मुझे कोई ऐसा स्टैंडर्ड बताएं जिसमें मैनेजमेंट की बेस पर हम डिस्क्लोजर बनाते थे, मैनेजमेंट के कहने पे डिस्क्लोजर बनाते थे। IFRS 8 कहता था अगर CODM चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर पसंद करता है जियोग्राफिकल बेस पे, तो फिर आप लंदन और पाकिस्तान और चाइना ये वाले बना दो, और अगर CODM कहते हैं नहीं,
मुझे चाहिए मोबाइल्स, एसी और ये आपने जो है बाकी चीजें बेची, तो फिर आप ज्योग्राफिकल बेस पे भी बना सकते हो, प्रोडक्ट बेस पे भी बना सकते हो। तो क्या मैनेजमेंट की पसंद पर हम अपना डिसीजन बदल लेते थे डिस्क्लोजर्स का? तो IFRS 8 में हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि मैनेजमेंट के कहने पे हम अपना डिसीजन बदल लेते हैं। तो मोहतराम, अगर इस स्टैंडर्ड में मैनेजमेंट की ये ख्वाहिश हो कि मैंने लायबिलिटीज को किस पे रखना है, फेयर वैल्यू पे, तो लायबिलिटीज को किस पे रख दें, फेयर वैल्यू पे। अच्छा भाई, ये जो दोनों सिनेरियोज है ना, ये अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पर रखने थे, लेकिन FVTPL पे रखेंगे, FVTPL पे रखेंगे। जरा बात गौर से समझनी है आपने। जो लायबिलिटी ट्रेडिंग के लिए है उसको तो FVTPL पे रखो, लेकिन जो ट्रेडिंग के लिए नहीं है और मैनेजमेंट चाहती है कि FVTPL पे रखें, तो भी उसको आप FVTPL पे रख सकते हैं। ऐसे एरो बनेगा। इन दो सूरत, सुनते रहिएगा, नोट ना करें। इफ एनी ऑफ द टू इज फुलफिल्ड, अगर इन दोनों में से कोई एक बात हो जाए, तो ये ट्रेडिंग के लिए तो है नहीं। अगर ट्रेडिंग के लिए है तो फिर तो, अगर ट्रेडिंग के लिए नहीं है और मैनेजमेंट चाहती है कि FVTPL पे रखें, तो आप किस पे रख दें? अमोर्टाइज कॉस्ट पर रखने थे, लेकिन FVTPL पे रखेंगे। अजीब अजीब सी बातें शुरू होगी ना आखिरी दिन, कल रिवाइज करानी पड़ेगी। ये थोड़ी सी अजीब सी बात है, कल रिवाइज करेंगे, इंशाल्लाह पक्की हो जाएगी। वो उधार ट्रांसफर करने के लिए रख सकते हैं, उधार में भी हमें फायदा होता है, अगला बंदा समझे फायदा नुकसान, उधार ट्रेडिंग के लिए रख सकते हैं लोग, कोई मसला नहीं। ओके, अच्छा जी, अगली बात, इफ इट रिड्यूसेस अकाउंटिंग मिसमैच। अगर ये क्या रिमूव करें? अकाउंटिंग मिसमैच। अकाउंटिंग मिसमैच क्या होता है जी? आज वाले जो नोट्स हैं, उन नोट्स में अपलोड जो मैंने किए हैं, उसमें पेज 78 वाला अकाउंटिंग मिसमैच में जरा समझाने लगा हूं आपको क्या होता है। हमने इधर देखें, ऐसा हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन डिबेंचर खरीदे भी किसी और के, और किसी और को डिबेंचर इशू भी कर दें। इज इट पॉसिबल कि हम डिबेंचर खरीदें भी और डिबेंचर इशू भी कर दें? रॉयल फैन ने कुछ डिबेंचर बाय किए हैं और वो रखे हैं FVTPL पर। डिबेंचर बाय किए और किस पे रखे हैं? डिबेंचर होने नहीं बाय किए, रॉयल फैन ने डिबेंचर बाय किए हैं और किस पे रखे हैं? FVTPL पे। कुछ डिबेंचर, अच्छा, और इधर हमने कुछ डिबेंचर, इधर यानी दूसरी तरफ, और इधर हमने कुछ डिबेंचर इशू भी किए हैं, और वो इधर अमोर्टाइज कॉस्ट पर क्योंकि ट्रेडिंग के लिए नहीं है, वो अमोर्टाइज कॉस्ट पे आ सकते हैं, लेकिन हम मिसमैच रिमूव करने के लिए इनको FVTPL पर रख लेंगे। मिसमैच रिमूव करने के लिए किन पे रख लेंगे? इस तरह की एक मिलती जुलती बात आपको याद कराऊं। अगर आपका कोई बिजनेस है, उसमें आप लैंड रिवैल्यू करें कराची वाली, तो अब लाहौर वाली भी रिवैल्यू करनी पड़ेगी, वरना मिसमैच आ जाएगा। कैसे? कराची वाली आपने रिवैल्यू की भी है, लाहौर वाली रिवैल्यू लैंड नहीं की भी। अब आप क्या लिखेंगे लैंड के बारे में? मैं कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा हूं, रिवैल्यूएशन अजीब सी बात हो जाएगी, मिसमैच सा हो जाएगा। तो मिसमैच क्या होता है? इधर कुछ और करना, उधर कुछ और करना। तो व्हाट इज मिसमैच? मिसमैच ये होता है एक दिन टीचर होमवर्क देते, अगले दिन ना दे। आप लोग तो खुश हो जाते हैं, लेकिन ये अजीब सी बात होती है। अच्छा, सिमिलरली व्हाट इज मिसमैच? मैंने क्या खरीदे हुए? डिबेंचर खरीदे हुए हैं, खरीदे हुए हैं मैंने, और उनको किस पे रखा हुआ है? और उधर मैंने दूसरी तरफ डिबेंचर, लेकिन उनको ट्रेडिंग के लिए नहीं है, तो फिर किस पे रखने चाहिए थे सूली तौर पे? लेकिन मैंने फिर भी उनको किस पे रखना है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मिसमैच ना हो। ये चीजें किस पे आ रही हैं? तो ये भी किस पे आनी चाहिए? FVTPL पे। बहरहाल ICAP की किताब में इस बात की ज्यादा डिस्कशन नहीं है, और बस एक थ्योरी की हद तक आपने ये बात याद रखनी है। तो बता दें, हमने कुछ डिबेंचर और उनको किस पे रखा है, और इधर हमने कुछ डिबेंचर इशू भी किए हैं। इधर मीन साथ ही, इधर हमने कुछ डिबेंचर और वो इधर आ सकते हैं, लेकिन हम मिसमैच रिमूव करने के लिए उनको FVTPL पर रख देंगे। अच्छा, अब आखिरी बात जाते जाते आपसे पूछ लूं ताकि आपको समझ आ जाए, आमतौर पे लोन वगैरह किस पे रखने हैं? लेकिन अगर लोन ट्रेडिंग के लिए हो,
अगर लोन ट्रेडिंग के लिए ना हो, समझे बात, अगर लोन ट्रेडिंग के लिए तो जाना तो इधर था, लेकिन अगर मैनेजमेंट पसंद करे या मिसमैच रिमूव करना हो, मिसमैच रिमूव करना हो, मिसमैच रिमूव करना हो, तो इन दोनों सूरतों में या अमोर्टाइज कॉस्ट पे आ सकते थे, लेकिन फिर भी हम किस पे ले जाएंगे? बार बार आप ये बात बताएं, लोन आमतौर पे कहां रखना है? क्योंकि आमतौर पे लोन हेल्ड टू मैच्योरिटी होते हैं। अच्छा, और अगर लोन ट्रेडिंग के लिए है, लेकिन अगर लोन ट्रेडिंग के लिए अमोर्टाइज कॉस्ट पे रख सकते थे, लेकिन मैनेजमेंट पसंद कर रही है या मिसमैच रिमूव करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में आप किस पे ले जाएं? एफिटी पे। इट्स ओवर नाउ। अब कल मैंने इंशाल्लाह आपको ये वाला सफा रिवाइज करवाना है, पेज 176। अब 10-15 मिनट जो बचे हैं, तो पहली क्लास वाला एक सवाल कर लेते हैं। पहली क्लास वाला, ये सवाल किताब में नहीं है, ये सवाल आज के नोट्स में है। ऑन यकम में पीटीसीएल एक्वायर्ड 20,000 शेयर्स। ऑन यकम में पीटीसीएल एक्वायर्ड 20,000 शेयर्स। लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 क्या बात हो रही है? पीटीसीएल एक्वायर्ड शेयर्स। पीटीसीएल बताएं पहले। इट एक्वायर्ड 20,000 शेयर्स। लेक्चर 1, पीटीसीएल एक्वायर्ड शेयर्स। सही है। अब अगर शॉर्ट टर्म के लिए खरीदे हुए, पहली वाली क्लास, अगर छोटे रास्ते पे जाना है तो जीटी रोड, अगर लंबे रास्ते पे जाना है यानी दूर जाना है, तो अगर ये वाला इलेक्टिव मॉडल चूज कर लें तो फिर इररिवोकेबली इधर ही रहना पड़ेगा, वरना। तो ये एक आसान सा सवाल है, इसको कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगी। पहली क्लास की। ऑन यकम में 2012 पीटीसीएल एक्वायर्ड 20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इन नाइकी। लेकिन शेयर कितने खरीदे हैं? सारे उसके शेयर खरीद लिए 70-80% के, वो हमारी सब्सिडरी बन जाए। हमने उसके 30-40% शेयर खरीदे हैं कि हमारी एसोसिएट बन जाए। हमने सिर्फ उसके क्या खरीदे हैं? तो IFRS 9 लगेगा, IFRS 9 लगेगा। आ दुबई बेस्ड कंपनी एट अ कॉस्ट ऑफ AED दिरहम। कितने दिरहम के खरीदे हैं? 2 लाख, which was equivalent to ₹6 million. The face value of the shares is 10. Face value of shares is 10. अच्छा, मुझे ये बताएं, आप दुबई गए, ठीक है, दुबई में जाके आपके दिल में आया, ये ना बातें आसान सी होती हैं, क्वांटिटी, प्राइस और ये सारी चीजें, लेकिन बच्चे परेशान हो जाते हैं। आप लोग भी थोड़े थोड़े अंग्रेजी पढ़ के परेशान हो जाते हैं, कौन सी फिगर है, क्या है। तो जरा एक कहानी सी ज़हन में बना लें। आप दुबई गए, आपके दिल में आया कि किसी कंपनी के 20, आप पीटीसीएल के ओनर हैं, तो आपके दिल में आया किसी कंपनी के 20,000 शेयर खरीदने हैं, तो आपने नाइकी के 20,000 शेयर खरीदने गए। आपकी जेब में क्या होने चाहिए? जल्दी बताएं, आपकी जेब में क्या होने चाहिए? आपकी जेब में बंदूक होनी चाहिए, जल्दी मिल जाएंगे, जल्दी मिल जाएंगे। तोप होनी चाहिए, फौरन में। अच्छा, आपकी जेब में क्या होना चाहिए? AED होना चाहिए। आपकी जेब में दिरहम होने चाहिए, पाक रुपीज होने चाहिए। तेरी जेब में दिरहम होने चाहिए, पाक रुपीज होने चाहिए। हाँ जी, आपकी जेब में क्या होने चाहिए? दिरहम होने चाहिए। अब आपकी जेब में कितने दिरहम होने चाहिए? एक शेयर की फेस वैल्यू 10 दिरहम है। जैसे पाकिस्तान में एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए होती है, तो एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 दिरहम। लेकिन जो बंदा उधर बैठा हुआ था, उसने कहा भाई कितने शेयर आपको चाहिए? आपने कहा मुझे 20,000 शेयर चाहिए। उसने कहा ऐसे कर 2,40,000 दिरहम निकाल दो जेब से। अब आप 2,40,000 दिरहम जब जेब से निकालने लगे, तो आपने देखा अंदर कायदे आजम है, कायदे आजम के नोट है, तो आपके पास तो है ही नहीं दिरहम। अब आपको कितने पाक रुपीस चाहिए? 6 मिलियन पाक रुपीस चाहिए। अगर आपके पास 6 मिलियन पाक रुपीस पड़े हैं, तो इसका मतलब है आपकी जेब में 2,40,000 दिरहम। तो अब आपकी जेब में 6 मिलियन पड़ा होगा। इस 6 मिलियन को जाके आप कहीं करेंसी की मार्केट में जाएंगे और देके कितने दिरहम ले लेंगे? 2,40,000। आप मुझे बता सकते हैं भाई, आप मुझे बता सकते हैं कि 6 मिलियन को अगर मैं डिवाइड करूं 2,40,000 से, तो क्या आएगा? सोच के बताने। 6 मिलियन को 2,40,000 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? कितना रुपीस? 25 आ गया। ओके, इस 25 का भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये 25 करेंसी का रेट आया। ये 25 किसका रेट आया? करेंसी का रेट आया। 25 किसका रेट आया है? करेंसी का रेट आया। अच्छा, ऐसे ही आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर 2,40,000 को 20,000 से डिवाइड करूं, 2,40,000 को 20,000 से डिवाइड करूं, तो जवाब क्या आ रहा है? 12 रुपए। क्या आ रहा है? ये 12 दिरहम का एक शेयर है। ये 12 दिरहम का एक शेयर है। बात कंफ्यूजिंग हो गई है तो रिलैक्स हो जाएं, बड़े आराम से दोबारा चीज को समझें। आपकी जेब में कितने पैसे हैं? 6 मिलियन। आपकी जेब में कितने पैसे हैं? 6 मिलियन। 2,40,000 दिरहम ज़रब 25, तो अब बता दें आपकी जेब में कितने पाक रुपीस आ जाएंगे? 6 मिलियन। 2,40,000 दिरहम ज़रब 25 रुपए, तो आपको 6 मिलियन देंगे। अच्छा, अगला सवाल मेरा, कितने आपके पास जो है वो शेयर खरीदना चाहते हैं?
20,000 शेयर खरीदना चाहते हैं। 20,000 शेयर बाहर के मुल्क में कितने के हैं? 2,40,000 के। तो अगर 2,40,000 बाहर के मुल्क के शेयर हैं, डिवाइड बाय 20,000 करूं तो कितने दिरहम का एक शेयर है? 12 दिरहम का। ये 10 रुपए वाला शेयर हमें 12 रुपए में क्यों मिल रहा है? नहीं, प्रीमियम की बात नहीं होती, ये तो मार्केट से फेयर वैल्यू पे आप शेयर खरीदते हैं ना। ये मार्केट से फेयर वैल्यू पे, ये आपने मार्केट से खरीदे हैं, कुछ बंदे से नहीं खरीदे। तो बस आपने शेयर 12 रुपए का खरीद लिया, तो 10 रुपए वाला शेयर आपको कितने रुपए का मिला है? क्योंकि बाजार में वो कितने का ट्रेड हो रहा था? 12 रुपए का। तो अब सारी चीजें छोड़ें यार, ताकि चीज आपको बिल्कुल कंफ्यूजिंग ना लगे। सिंपल सी एंट्री बता दें शेयर खरीदने की, इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। अब बात को अगर खुद कॉम्प्लिकेटेड करना है तो वो आपकी मर्जी है, वो आप कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। कैसे? कितने शेयर खरीदे? 20,000। कितने रुपए का खरीदा? 12 मैंने जबरदस्ती निकलवाया आपको। कितने रुपए का खरीदा? 12 दिरहम का खरीदा। जवाब बताएं। 240 क्या बने? AED। लेकिन मैंने तो पैसे किस में दिए होंगे? 1 दिरहम कितने रुपए का? जवाब देखें, 6 मिलियन आ रहे। तरतीब से चलें आप। मेरी ख्वाहिश क्या है? कितने का कितने खरीदूं? 20,000। बाहर के मुल्क में मिल कितने का रहा है? 12 रुपए का। तो अगर 20,000 क्वांटिटी खरीदना चाहता हूं, एक 12 रुपए का है, तो मुझे बता दें मेरे पास कितने जेब में दिरहम होने चाहिए? 240 दिरहम होने चाहिए जेब में। अगर 240 दिरहम होने चाहिए जेब में, तो 240 दिरहम को मैंने पेमेंट पाक रुपीज में अपने एतबार से तो रिकॉर्ड करनी है ना अपनी बुक्स में। तो 240 दिरहम एक कितने का मिला? 1 दिरहम 25 रुपए का। क्लियर हो गया? तो ये पहली एंट्री आप नोट कर लें, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट एंड कैश क्रेडिट। थोड़ा सा एफर्ट कर लेंगे घर में जाके, ये समझ लेंगे एंट्री को। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट। कितनों को इधर ही समझ आ गया? मैं चाहता हूं 20,000 दिरहम, 20,000 शेयर खरीदना। एक शेयर कितने के? तो मुझे कितने दिरहम चाहिए? तो मुझे कितने पैसे चाहिए? 6 मिलियन। चलें जी, बस आगे सवाल में कोई जान नहीं है। ये भी लिख लें कि 12 रुपए और 25 रुपए क्या चीज है। भाई आप खड़े हो जो ग्लासेस वाले भाई। पाक रुपीस कितने चाहिए? 6 मिलियन। दिरहम कितने चाहिए खरीदने के लिए? 2,40,000। शेयर कितने खरीदने हैं? अगर बाहर के मुल्क में मुझे 2,40,000 देने हैं तो 20,000 शेयर के देने हैं, तो एक शेयर के बाहर के मुल्क की करेंसी में कितने देने हैं? 12 रुपए। बैठ जाओ। अच्छा एक चीज है, शायद वो ऐसी बीच में डल गई, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग भी मिटा दें। ऑनलाइन में तो ये सही अपलोड होंगे, ये इसको मिटा दें। 10% कुछ लिखा हुआ है। हाँ बोनस शेयर, इसको छोड़ें, इसको काट दें, इसको छोड़ें। और ऑनलाइन में सही अपलोड होंगे, और अब मैं इसको बिल्कुल ही रिमूव कर रहा हूं। अच्छा भाईजान पढ़ें आगे। PTCL इंटेंड्स टू होल्ड दिस शेयर टू अवेल बेनिफिट ऑफ रेगुलर डिविडेंड एंड कैपिटल गेन। आपको क्या लग रहा है? रेगुलर डिविडेंड्स में लेना चाहता हूं तो लॉन्ग टर्म के लिए, हाँ कैपिटल गेन भी कभी ना कभी तो आएगा जिंदगी में, लेकिन फिलहाल क्या लग रहा है कि मैं इनको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं या शॉर्ट टर्म से? क्यों? मैं इनसे रेगुलर डिविडेंड का क्या मतलब है? हर साल इससे डिविडेंड चाहता हूं। नेक्स्ट, द कंपनी हैज यूज्ड द इलेक्टिव मॉडल। द कंपनी हैज यूज्ड द इलेक्टिव मॉडल या डिफॉल्ट? अगर चाहो तो मोटरवे पे चले जाओ। द कंपनी हैज यूज्ड द इलेक्टिव मॉडल, दैट इज इट हैज इररिवोकेबली ऑप्टेड फॉर FET OCI एट इनिशियल इक्विजिशन। तो आप बता दें गेन्स OCI में जाएंगे, P&L में OCI में जाएंगे। और इस मॉडल की एंट्रीज आपको याद होंगी, और इस मॉडल के अंदर जो चीजों को लेके चलना है वो भी सारा आपको याद होगा, वरना नहीं याद तो कोई मसला नहीं। पेज 175 पर मुझे बता दें इनिशियल मेजरमेंट किस पे होनी है? परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या करना है इस मॉडल में? डिविडेंड इनकम को कहां डालना है? और ईयर एंड पे चीज को किस पे लेके जाना है? विद गेन लॉस शोन इन OCI। अच्छा भाई, हमने खरीदा कब? यकम में 12 को। एक तो मुझे 31/12/12 की फेयर वैल्यू दी हुई है, एक मुझे यकम जून 13 की फेयर वैल्यू दी हुई है, एक मुझे 31 दिसंबर की दी हुई है। यकम जून की फेयर वैल्यू को मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि मैंने वो एक एडजस्टमेंट भी रिमूव कर दिया है, तो ये मैंने सवाल में चेंज कर दी है। ठीक है जी, जिन्होंने सवाल में चेंज करनी है उनके लिए, क्योंकि ऑनलाइन वालों को तो सही अपलोड होगा, उनके लिए मैं ये 3 लाइनें लगा रहा हूं। अच्छा, और अब हम अपने सवाल को तो वैसे ही आसान कर लें। जी भाई मैं पहले क्या करूं? यकम मई 12 को खरीदे हैं शेयर,
तो 31/12 को इनको ले जाऊं मार्केट वैल्यू पे, 12 रुपए। 12 ईडी वाला शेयर 13 ईडी का हो गया है, 12 ईडी वाला 13 ईडी का हो गया है, इसको ले जाऊं। ओके, उसके बाद 31 नंबर 13 को भी फेयर वैल्यू पे लेके जाऊंगा, 31 नंबर 12 को भी फेयर वैल्यू पे 31 नंबर, और बीच में अगर डिविडेंड आया तो उसकी भी एंट्री कर लूंगा। तो सवाल तो खत्म हो गया। सवाल में तो कोई जान टेबल नहीं बनाना मेरे भाईजान। पहली क्लास याद करें, हमने सिर्फ टी अकाउंट बनाना है। किसका? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का। बनाएं जी। किस दिन हमने खरीदा? यकम में 12 को। कितने का? ये ओसीआई है ना, लेकिन शेयर्स में तो ओसीआई में भी टी अकाउंट बनता है। ये डिबेंचर्स तो नहीं है, शेयर्स में तो ओसीआई में भी टी अकाउंट बनता है। पहली क्लास रिवाइज कीजिएगा। और यहाँ तो वैसे भी देखना, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल किसका बनाना? इफेक्टिव इंटरेस्ट, कूपन रेट, वो क्या चीज हो? तो कुछ भी नहीं है इसमें, ये तो शेयर्स है। 31/12 कैरी डाउन। अल्लाह का शुक्र है पास का तजर्बा 99% बचे। कैरी डाउन सही निकाल देते हैं। 20,000 शेयर्स की साल के एंड की मार्केट वैल्यू, 20,000 शेयर्स के साल की एंड की मार्केट वैल्यू निकालें सारे निकालें। 20,000 शेयर साल के एंड पे कितने के हो गए? अच्छा यार, ये 20,000 शेयर की कहां पे कीमत है? नहीं, कहां पे? दुबई में या पाकिस्तान में? ये 20,000 शेयर की दुबई में कीमत है, यानी हर एक शेयर दुबई में 13 का है, 13 दिरहम का है। लेकिन मुझे तो 13 दिरहम से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो दुबई की फेयर वैल्यूज आ जाएंगी। मुझे दुबई की फेयर वैल्यूज चाहिए या पाक रुपीज में चाहिए? तो एक और चीज से मल्टीप्लाई करूंगा, वो क्या? एक्सचेंज रेट। 31/12 का एक्सचेंज रेट भी लकीली उतना ही है। कितना है? 25। बताएं जी, ये क्या है? क्वांटिटी। ये क्या है? अगर मैं इसको 13 दिरहम से मल्टीप्लाई करूं तो ये दुबई की फेयर वैल्यू आ जाएगी। मुझे दुबई की फेयर वैल्यू चाहिए या पाकिस्तान की? तो पाक रुपीज से मल्टीप्लाई करें, रुपीज 25, 6500। ये कितने लोगों ने निकाल ली थी? जरा हाथ का करता है। ओके, इसको मैं क्लोज कर दूं। गेन कहां ले जाऊं? ओसीआई में, P&L में? ओसीआई में। फेयर वैल्यू रिजर्व, याद है ऐसे हम लिखते होते थे, ओसीआई, बैलेंसिंग, गेन, जान ले लेते थे ब्रैकेटों की। अब लेक्चर 1 याद आ रहा होगा जी। कितना आ गया? 5 लाख की एंट्री बोलें, इन्वेस्टमेंट डेबिट और फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट। बैलेंसिंग भी लिखते थे, लिखा है। यकम में 12, आगे बोलें 31 दिसंबर 12 क्या बना जी? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट और फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई। कितना? 5 लाख। डन। कुछ ब्लू मार्कर से चलाऊं, अल्लाह करे इधर भी ब्लू मार्कर मिल जाए। फेयर वैल्यू रिजर्व एज ऑन क्रेडिट है 5 लाख का। क्लियर? दूसरी एंट्री नोट कर लें। हाँ, तो पहली क्लास है ना, पहली क्लास याद करो। डिविडेंड 12 के साल में मिला, 13 के साल में। हमने कौन सा साल कर लिया है? 12। अब कौन सा शुरू करने लगे हैं? 13 में डिविडेंड मिला। हिम्मत करके डिविडेंड बता सकते हैं किस पे मिलेगा? फेस वैल्यू पे डिविडेंड मिलेगा या जितने से बाजार का शेयर खरीदा? फेस वैल्यू पे। डिविडेंड फेस वैल्यू पे, जिस तरह कूपन रेट फेस, डिविडेंड फेस वैल्यू पे मिलेगा। तो हिम्मत करके डिविडेंड की मुझे कैलकुलेशन करवाएं। डिविडेंड की अमाउंट निकालें सारे। पहले दिरहम में निकालें, फिर एक्सचेंज रेट ढूंढ लीजिएगा। पहले दिरहम में निकालें। फर्ज करें हम दुबई हैं इस वक्त। डिविडेंड किस पे निकालेंगे? फेस वैल्यू पे। निकालते जाएं, बताते रहें, इंशाल्लाह सही निकालेंगे। पाक रुपीज में फिगर बताएं भाई। 70-80% लोग सही बताएंगे। छोड़िए सवाल, होमवर्क में करने का टाइम नहीं मिलना, इधर ही सही सही करें। अच्छा, तारीख बताएं जी। 31 मार्च। क्या मैं कह सकता हूं अगला साल शुरू हो गया? डिविडेंड की एंट्री किसी को आती हो? डिविडेंड मिलने की, कैश डेबिट, डिविडेंड इनकम क्रेडिट। कितने शेयर मैंने दुबई में खरीदे हुए हैं? 20,000। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10। तो मेरी 2 लाख दिरहम की इन्वेस्टमेंट है। मेरी बाहर के मुल्क में कितनी इन्वेस्टमेंट है? 2 लाख दिरहम की।
2 लाख दिरहम की इन्वेस्टमेंट अगर मैं बैंक में रखता तो इंटरेस्ट मिलता, अभी मैंने ये कंपनी में रखी हुई है तो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट पे मुझे कितना मिला, कितना, जगह खत्म हो गई है मेरे पास, तो नहीं इसको साइड पे कर लेते हैं। जी मैं कहां तक पहुंच गया हूं, दिरहम के अंदर मैं डिविडेंड तक पहुंच गया हूं। कितने शेयर, एक शेयर की फेस वैल्यू, कंपनी को, हमें कंपनी को इससे कंसर्न नहीं होता बाजार में शेयर कितने का है, कंपनी शेयर डिविडेंड हमेशा किस पे देती है, फेस वैल्यू पे। मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है बाहर के मुल्क में, 2 लाख। 2 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे कितना मिलना है, 15%। ये क्या है, ये डिविडेंड है, किस में, दिरहम में। मुझे किस में चाहिए, पाक रुपीज में चाहिए। 26,795,000 वाले हाथ खड़ा करें। वेल डन। गलती क्या हुई थी किसी एक से जो की है, किसी ने रेट गलत यूज कर लिया था, ये गलती पेपर में इंशाल्लाह नहीं होगी, ये सही है, ये एक्सेप्टेबल है। मई से अच्छा नहीं उसको कभी नहीं करना। डिविडेंड एक वक्त पे मिलता है, इसका अरसे से ताल्लुक नहीं होता, कभी भी डिविडेंड पे परसेंटेज पे अपोर्शनमेंट नहीं होती, एक वक्त पे मिलता है। और यार खुदा के लिए आखिरी एंट्री जल्दी से कर दें, फेयर वैल्यू शेयर्स की पता नहीं बढ़ गई है मेरे ख्याल से, तो आखिरी एंट्री कर दें, इन्वेस्टमेंट का टी अकाउंट मुकम्मल कर लें। स्पॉट रेट वो इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये खास वक्त से रिलेट करता है। पूरा करें इन्वेस्टमेंट का टी अकाउंट। अच्छा कुछ बच्चे डिविडेंड की एंट्री नोट कर रहे थे। अब तो शायद आपको बातें समझ आ रही हो। यकम जनवरी 13 का ब्रॉड डाउन, अच्छा भाई मेरे 3 सवाल हैं जो मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं। इस बंदे के पास साल के एंड पे होंगे क्या, पहला सवाल क्या मैं पूछे, इस बंदे के पास साल के एंड पे होंगे क्या, कितने, मेरा पहला सवाल खत्म हो गया। दूसरा सवाल, ये बंदा सबसे पहले इनकी मार्केट की प्राइस दुबई की वेबसाइट से पता चलाएगा, तो सबसे पहले इसे जो मार्केट प्राइस पता चलेगी वो दुबई की करेंसी में पता चलेगी, पाक रुपीस में। जब वो दुबई की करेंसी में मार्केट प्राइस पता चल जाएगी तो क्वांटिटी को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करके दुबई की फेयर वैल्यू आ जाएगी। तीसरा काम ये बंदा क्या करेगा, किस दिन का पाक रुपीस का रेट देखेगा, 31 दिसंबर 13 का, फिर उससे मल्टीप्लाई करेगा। जब उससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या ये अकाउंट का क्लोजिंग आ जाएगा। भाईजान बताएं पाकिस्तान, सॉरी दुबई में कितने शेयर खरीदे हुए हैं, दुबई में शेयर कितने का हो गया है, 15 का हो गया है दुबई में शेयर। चला जा यार, ठीक है ना जा तेरी मर्जी। अच्छा कितने का हो गया दुबई में शेयर कितने का हो गया है, 15 का। वैसे तो इज इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है, छोड़ने पड़े, मल्टीप्लाइड बाय 0.10 000 बताएं जी, गेन आ दोबारा, फेयर वैल्यू रिजर्व, ओसीआई, बैलेंसिंग, गेन 2111000 इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई क्रेडिट। जी अब बैलेंस है तो पहले एंट्री कराने दे यार, वो बुलवाया ना करो, अगली क्लास में भी एनर्जी यूज करनी होती है, सारी एनर्जी तुम्हारी क्लास में खत्म हो जाए। 2110 000 डन। ब्लू मार्कर पकड़ने की, ब्लू मार्कर पकड़ने की जरूरत है, बिल्कुल है। ओपनिंग बैलेंस कितना था, क्रेडिट 5 लाख, और एक और क्रेडिट पड़ा, क्रेडिट मजे को तो जमा करते हैं, तो मजे हाई मजे बताएं कितने आए, 2610 अब इसको सेलेक्ट करें ऐसे करके, सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट करके इसको ब्लू कर दें, लो जी ये ब्लू हो गया। तो ये अब आप एंट्रीज की तस्वीर खींच लें, ये 4 एंट्रीज हैं। टी काउंट भी दिखाओ। भाई जल्दी खींचा करो, रिक्शे पे शेर आ रहा होता है, आप उसकी तस्वीर खींचते रिक्शा आगे निकल जाता है। इतनी जल्दी ये जल्दी काम करने वाले होते हैं ना, रिक्शा निकल जाएगा। फिर दिल चाहता है ना कभी कभी शेर पढ़ के इसको रिकॉर्ड में रख लूं, रिक्शे वाला शेर तो शरीफ बंदा है, ट्रक पे होता है लिखा हुआ शेर।
अच्छा, ना ना ना, आपकी जान ऐसे नहीं छोड़नी, आपकी जान ऐसे नहीं छोड़नी। मैंने पहली लाइन दोबारा पढ़नी है, जिसने बहुत टफ टाइम दिया था हमें। अब शायद पहली लाइन की हमें समझ आ जाए। हमने कितने शेयर खरीदे? 20,000। 20,000 शेयर टोटल 20,000 शेयर कितने के मिले? 2 लाख। ये दिरहम में मिले। अब जरा 2,40,000 को 20,000 से अब डिवाइड करके सोचें, जो लोग ऐसे ऐसे पहले मुंह उठाया हुआ था, सोचे क्या आएगा? कितने रुपए, कितने दिरहम का शेयर मिला? कितने दिरहम का शेयर मिला? वो तो बाद में बढ़ के 13 और 15 का हो गया, 12 का मिला। अब ये समझ आ गई। लेकिन 2,40,000 दिरहम बराबर है 6 मिलियन पाक रुपीस के। तो अगर 6 मिलियन को डिवाइड कर दो 2,40,000 से, तो क्या आएगा? करेंसी का एक्सचेंज रेट। तो क्या आएगा? अब ये दोनों बातें समझ आ गई। ये थोड़ी बातें शुरू में कंफ्यूजिंग लग रही थी। अच्छा यार, टर्म टेस्ट के बारे में खुशखबरी है। जिन हजरात ने सोचा हुआ था कसम खाई हुई थी नहीं देके जाना, 2 सवाल IAS 37 के डाल दिए ताज़ा ताज़ा, 1 सवाल कंसोलिडेशन का डाल दिया ताज़ा ताज़ा, 1 सवाल लीज का डाल दिया, वो भी ताज़ा ताज़ा है। लीज जो भी दूसरा पोर्शन कराया था लीज का, वो भी ताज़ा ताज़ा है। और 1 सवाल सिर्फ होगा IFRS 8 का, वो शायद आपको भूला हो। तो अब कौन कौन टर्म टेस्ट देके जाएगा? भाई बैठ के दे जाइएगा एक दफ़ा, जितना हो सका जितना हो सका। हर सवाल आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। भाई सैटरडे को बताया था। सर बंद कर दें।